हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्लास 6 का एनसीईआरटी पॉलिटी का अध्ययन कर लिया है, जिसमें कुल 8 लेसन थे। हमने उन 8 लेसन का अध्ययन कर लिया है। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सबको हमने कवर कर लिया है, और फिर उसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसको हम लोगों ने एमसीक्यू के माध्यम से भी पूरा कर लिया है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एनसीईआरटी से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों को ये एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जितने भी 3 बार आयोजित एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उसमें एनसीईआरटी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो हम लोग एनसीईआरटी को स्किप करके इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोगों ने क्लास 6 को पूरा कर लिया है, और आज हम लोग क्लास 7 का अध्ययन करेंगे, जिसमें इसमें भी कुल 8 लेसन है। इसमें पहला लेसन है समानता। इसमें समानता के बारे में दिया गया है कि हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन सी समानताएं दी गई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में हम लोगों को कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। प्रारंभ में यह मूल अधिकार की संख्या 7 थी, जिसमें 44वें संविधान संशोधन जो हुआ 1978 में, उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है, और अब यह एक कानूनी अधिकार रह गया है। तो संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया है। अब यह एक कानूनी अधिकार है, और इसको अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। अब यह जो भाग है संविधान का, संविधान के भाग 12 में इसको रखा गया है। संविधान का जो भाग 12 है, 12वें भाग में इसको रखा गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी में समानता के बारे में क्या क्या दिया है। जैसा कि एनसीईआरटी में समानता के बारे में दिया है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है। इस तरह से 14 से लेकर के 18 तक में कुल 5 प्रकार की समानताओं के बारे में दिया गया है। इसमें दिया है, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे इसमें प्रथम दिया है कि प्रथम कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब है कि इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे घरेलू काम करने वाली कांता, उन सभी के लिए एक ही कानून का पालन करना है। मतलब जो सरकार के द्वारा कानून बनता है, वो चाहे देश का राष्ट्रपति हो या फिर एक घरेलू काम करने वाली नौकरानी, ये सभी के लिए एक समान है, वो सभी को पालन करना होगा। और यह जो है प्रावधान, यह ब्रिटेन से लिया गया है। और उसके बाद जो दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर, जैसा इसमें दिया है कि उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब कि 5 प्रकार के आधार पर इसमें दिया गया है अनुच्छेद 15 में कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और फिर आगे इसमें दिया है तीसरा इसमें कौन सा अधिकार दिया गया है? तो हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिसमें खेल का मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है उसको सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका नहीं जाएगा। जैसे खेल का मैदान हो गया, होटल, दुकानें और बाजार, इन सभी स्थानों पर किसी भी व्यक्ति को जाने से रोका नहीं जाएगा। आगे इसमें दिया है कि सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि जो सभी व्यक्ति हैं वो जितने भी सार्वजनिक स्थल होते हैं, जैसे सड़क हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, इनका उपयोग कर सकते हैं। इनको किसी भी आधार पर यहाँ पर जाने से रोका नहीं जाएगा। फिर चौथा इसमें दिया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है।
तो चौथा जो अधिकार दिया गया है समानता के अधिकार के अंतर्गत वो है अस्पृश्यता का अंत। मतलब कि राज्य किसी भी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर जो छुआछूत किया जाता है उसको असंवैधानिक घोषित करता है, और जो भी अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव करता है उसको सजा दी जाएगी। पांचवा अधिकार जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है वो इसमें नहीं दिया है, वो है उपाधियों का अंत। मतलब कि अब सरकार जो है वो किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगी। जैसे कि सेना या विधि विधि संबंधी जो सम्मान होता है उसके अलावा कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक हो वह किसी देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि भी स्वीकार नहीं कर सकेगा। तो जो पांचवा अधिकार है वो यह है कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जैसे शैक्षिक या फिर सेना का जो उपाधियां प्रदान की जाती है इनके अलावा और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। आगे फिर इसमें शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। तो इसमें दिया है कि जो शासन है वो संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। तो दो तरह ये कौन कौन सा है? पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। इसका मतलब है कि जो समानता का अधिकार है इसको शासन ने दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा, जैसे कानून बना करके कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह से कानून बना करके वो समानता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया है। और दूसरा है कि सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। तो इसका मतलब है कि जो सुविधाहीन समाज हैं उनको सरकार हमेशा विभिन्न तरह की योजनाएं लाती है कि जिससे उन जो सुविधाहीन समाज है उनका कल्याण हो सके। तो उस तरह से जो सरकार है वो सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके भी जो समानता का अधिकार दिया गया है उसको पूरा किया जाता है। आगे फिर इसमें मध्याह्न भोजन योजना के बारे में दिया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना कब शुरुआत की गई थी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे इसमें दिया है कि यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना किस राज्य से शुरू की गई थी। तो यह सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से शुरू की गई थी। और फिर 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। जो मध्याह्न भोजन योजना है यह सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ की गई थी, और 2001 में जो उच्चतम न्यायालय है इसने सभी राज्य सरकारों को अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन तो नहीं बना है, लेकिन जैसे पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य यही था कि जो बच्चे हैं वो घर पे जाते हैं तो फिर लौटते नहीं थे, तो उन लोगों को स्कूल में स्थिर कराने के लिए ये योजनाएं लागू की गई। जैसा इसमें दिया है कि पहले बच्चे खाने के लिए घर पे जाते थे तो वे फिर स्कूल वापस नहीं लौटते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपने काम छोड़ करके दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर पे जाना पड़ता था, अब उन्हें भी ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए जो दलित महिलाओं को ही काम पर रखा गया है। तो यह इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति अधिक से अधिक हो, इसलिए इस योजना को लागू किया गया है। और साथ ही साथ इसके छुआछूत का अंत तथा सभी जो बच्चे हैं उनको शुरुआत से ही यह भावना आएगी कि हम लोगों को साथ साथ में भोजन करना है, सभी बच्चे समान होते हैं, तो इससे भेदभाव का भी अंत होगा। आगे फिर इसमें दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और वे अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं।
तो वहाँ पे जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं जिनके पूर्वज गुलाम थे, वो अफ्रीका से लाए गए थे। वे आज भी अपने जीवन को असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए कब आंदोलन हुआ था? तो 1950 का जो दशक था, जो 1950 के अंतिम दशक में यह आंदोलन हुआ था। आगे फिर इसमें दिया है कि अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ समानता को लेकर के एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। जो ये भेदभाव हो रहा था अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ, तो उसको लेकर के वहाँ पर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया, जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट भी कहते हैं। तो वहाँ पे जो भी असमानताएं थी उसको लेकर के वहाँ पे विशाल आंदोलन हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। आगे फिर इसमें दिया है 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बन सकता है कि नागरिक अधिकार अधिनियम कब बना है? तो नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 में बना है, और इसके द्वारा जो नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर जो भेदभाव था उसको अब निषेध कर दिया गया है। इसने यह भी कहा है कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अब अलग से उन स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इसका मतलब है कि जब यह अधिकार नहीं बना था, जब यह अधिनियम नहीं बना था, उसके पहले जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे थे उन लोगों के लिए एक विशेष रूप से स्कूल खोले जाते थे और उन्हीं में उनको जाना पड़ता था। पर इस कानून के बन जाने के बाद उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है, और जो सामान्य स्कूल था जिसमें सभी बच्चे जो सामान्य वर्ग के बच्चे थे वो जाते थे, उसी में अब जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी उन विद्यालयों के दरवाजे खोल दिए गए। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन सबको हमने कवर किया है। अब इसमें केवल ये अनुच्छेद 15 में क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के अंश, तो हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या क्या दिया गया है। जैसे इसमें दिया है, पहले इसमें दिया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। वही चीज़ इसमें दिया है कि जो राज्य सरकार है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। जैसा इसमें पहला दिया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर विभेद नहीं करेगा। और फिर दूसरा इसमें दिया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्य दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि जो राज्य है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, या फिर कोई भी जो नागरिक होते हैं वो अन्य नागरिकों के साथ इन पांचों आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। तो इसमें जो है पहले लेसन में बस इतना ही महत्वपूर्ण था, इसको हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब हम लोग अगले लेसन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।